करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा, मृदा निर्माण के कारण, भू संकलन और मृदा का निम्नीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं मृदा है क्या। पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, यानी आप लोग जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जो महीन महीन दानों की एक परत है जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही मृदा है। ठीक है, ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, यानी कि बहुत करीब से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है कि जो चीज़ें आपकी पृथ्वी पर पाई जाती है, खनिज पदार्थ या जैव पदार्थ, इन सब से होता है। ये अपेक्षय की प्रक्रिया में के माध्यम से बनती है, यानी कि आपस में घिसने की प्रक्रिया से बनती है, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपस में घिसती हैं, रगड़ती हैं, तो वो महीन होती हैं, तभी वो मिट्टी बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, यानी कि अब खनिज और अगर उसमें जैव पदार्थ सही मिले हुए हों तब मृदा जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छी खेती की जा सकती है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर अच्छी से मृदा बनाने में आपके सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है मृदा निर्माण के कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक है जिनसे मृदा का निर्माण किया जा सकता है। तो लिखा है मृदा निर्माण के प्रमुख कारक इस प्रकार है। पहला है जनक शैली का स्वरूप, दूसरा है जल व्याकिक कारक, फिर है स्थल आकृति, फिर है जैव पदार्थों की भूमिका, उसके बाद है मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ठीक है, तो ये इसके कारक हैं। अब यहाँ देखिए ये आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का बना के दिया गया है, इसमें भी आपको मृदा के कारक बताए गए। यहाँ देखिए लिखा है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन से ऐसे कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इसको जूम करके पढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है मृदा, फिर आपको अब यहाँ जनक शैल कैसे रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा, है ना, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है। इसके अलावा आपके उच्चावच, यानी कि कैसी ज़मीन है, ऊंचा एरिया है, नीचा एरिया है ना, तुत्कांत, ढाल, मृदा के संयोजन को निर्धारित करता है कि मृदा कैसी होगी। ये सब चीज़ें देखिए, मेनली अगर हम बात करें तो जलवायु, और वहाँ का पानी का मौसम क्या है, पानी कितनी मात्रा में है, ये चीज़ें, वर्षा कैसी होती है, ये वहाँ की वनस्पति कैसी है, ये सारी चीज़ें मृदा को निर्धारित करती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। अब यहाँ लिखा है देखिए वन्य प्रजाति, यानी कि वनस्पति की जो प्रजाति है, प्रणाली जाति जो है, या सूक्ष्म जीव, यानी कि जो आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस प्रकार के हैं, ये भी मृदा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज़ समय, कि कितना टाइम लग रहा है, मृदा परीक्षक की मोटाई का निश्चय करते हैं, यानी कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में ये मृदा बनकर तैयार होगी। ठीक है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपेक्षाकृत और मूल्यह्रास का निर्माण की दरों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो मृदा होती है, हवा, पानी, इसके कारण उसकी ऊपर की लेयर उड़ भी जाती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा खराब होने लगती है। ठीक है, तो ये आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका भू संकलन के बारे में लिखा है। भू संकलन को सामान्य रूप से शैल, यानी कि मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहते संचल के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे पर्याप्त भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूसंकलन होते हैं। देखिए भूसंकलन का मतलब होता है ज़मीन का फटना, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको सही करने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो तो, जो आपकी कॉमन वर्कशीट आती है 6 to 8 की। अब यहाँ लिखा है न्यूनीकरण की कार्यविधि, यानी कि मिट्टी को हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से इसे सही कर सकते हैं। तो लिखा है वैज्ञानिक प्रतिनिधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूसंकलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, यानी कि कैसे इसे रोका जा सकता है। भूसंकलन को रोकने की कुछ पद्धतियाँ नीचे लिखी गई हैं, तो देखते हैं कैसे हम रोक सकते हैं भूसंकलन को। तो यहाँ लिखा है भूसंकलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इस पर प्रभावित होने वाले स्थानों को एकत्रित करना, यानी कि उसको ऐसे निशान लगा देना कि भाई ये वाले एरियो पे ज़्यादा भूसंकलन आता है, आप लोग यहाँ ना रहें। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाना
के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी कि अब इनको आवास ना बनाएं, है ना, यानी रहने का स्थान ना बनाएं इनको। अब भूमि खिसकने के से बचने के लिए परतधारी दीवारों का निर्माण करें, यानी इस तरह की दीवारें बनाएं जिससे भूमि ना खिसके। सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप इसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन को बांध के रखती हैं, जिसकी वजह से भूसंकलन नहीं आता। आगे लिखा, सतही अपवाद तथा झरना प्रवाह के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय करें, यानी कि इसको रोकने के लिए कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जाएं, जिस तरह से पानी के लिए हम लोग डैम बनाते हैं जिससे हम बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, तो इस तरह से इसके लिए भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाला जाए। आगे आपको बताया गया है मृदा का निमीकरण, यानी कि मृदा को किस तरह से हम उसको वो ख़राब हो रही है ना। तो देखिए लिखा है, मृदा अपरदन और शीघ्र मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। ठीक, मृदा का अपरदन यानी कि ऊपर की जो लेयर है वो उठ जाना। शीतृत मृदा का मतलब होता है कि ज़्यादा उसमें खाद वगैरह जो रासायनिक पदार्थ डालते हैं, जिसकी वजह से मृदा जो है वो खराब होने लगती है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदा का नमीकरण होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान ही उसको करे, प्राकृतिक रूप से भी होता है, जैसे बारिश का आना, बाढ़ का आना। जब ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो मृदा की जो ऊपरी लेयर है, जो उपजाऊ लेयर है, वो बह जाती है, जिसके कारण जो है मृदा का निमीकरण हो जाता है, यानी मृदा खराब हो जाती है। मृदा के निमीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है, वर्षा दहन, भूसंकलन और बाढ़ भी है। ठीक है, वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों का अधिक से कटना, वन उन्मूलन, है ना, यानी पेड़ों का ज़्यादा कटना। अतिचरण का मतलब क्या होता है? उस पर ज़्यादा चढ़ाई करना, यानी जानवरों को छोड़ देना, पशुओं को छोड़ देना उस पर चढ़ने के लिए, वो सारे पेड़ खा जाएंगे, है ना। रासायनिक उर्वरक यानी कि आपकी जो केमिकल खाद होती है जिसे हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना, या कीटनाशक यानी आपकी जो पेस्टिसाइड होती है, कीड़ों को मारने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना, इन सब के वजह से ज़्यादा होता है। इसके अलावा वर्षा के कारण भी होता है और आपके भूसंकलन और बाढ़ के कारण भी होता है, क्योंकि ऊपरी लेयर बह जाती है। अब आपके प्रश्नावली आती है, तो पहला प्रश्न लिखा है मृदा के निर्माण कैसे होता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ, खनिज और पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टानों से बनती है। ठीक है, मृदा का निर्माण इस तरह से होता है, लिख लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, मृदा के निर्माण के मुख्य कारक जो है वो ये आपके हैं सारे, जैवन शैली, स्वरूप, है ना, जल व्यासिक कारक, स्थल आकृति, जैव पदार्थ और मृदा निर्माण के संगठन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके मृदा के निर्माण में सपोर्टिव होती है, ये आपके मृदा को निर्माण करने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, भूसंकलन को कम करना क्यों आवश्यक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है। भूसंकलन का मतलब होता है ज़मीन का फटना। अब ज़मीन के फटने को हम कैसे कम कर सकते हैं भला? हम उसको कम नहीं कर सकते, है ना। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जो आपके भूसंकलन के प्रभावित क्षेत्र हैं उनको मानचित्र पे एकत्रित करना, ताकि लोग उसमें वहाँ कम रहें। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे दीवारें बनाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ठीक, अपवाह वगैरह का फ्लो जो होता है, झरना वगैरह का, उसके फ्लो को थोड़ा सा चेंज कर देना, ताकि वहाँ पर इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।